धनुका आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के हिंदी विषय का पाठ 3 नादान दोस्त कहानी के अभ्यास कार्य करेंगे। पिछली वीडियो में हमने नादान दोस्त कहानी का अध्ययन किया था और अब दूसरे भाग में हम इसके अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे। केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर अनेक प्रश्न उठते थे क्योंकि वे अंडों के बारे में जानना चाहते थे। कि पहला प्रश्न क्या है कि केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे। केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर अनेक प्रश्न उठते थे क्योंकि वे अंडों के बारे में जानना चाहते थे। अब प्रश्न नंबर 2 कि अंडों के बारे में आप दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। कि अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। कि केशव और श्यामा दोनों आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। अब प्रश्न नंबर 3 कि अंडों के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा के जवाब में श्यामा ने क्या कहा और उसने ऐसा क्यों किया। कि अंडों उत्तर है इसका कि अंडों के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा और के जवाब में श्यामा ने अम्मा जी को बताया कि केशव ने अंडों को छेड़ा था क्योंकि उसे लगा केशव ने ही शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े, इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। श्यामा ने क्या सोचा कि श्यामा ने अपने मन में सोचा कि केशव ने शायद उसके भाई केशव ने अंडों को छुआ होगा और उसे अच्छी तरह नहीं रखा होगा, इसलिए वे नीचे गिर पड़े, इसके लिए उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि पाठ के आधार पर बताओ कि अंडे गंदे क्यों हुए और उन अंडों का क्या हुआ। इसका उत्तर है कि केशव के छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो गए और इसलिए चिड़िया ने उन्हें नहीं सेया और अंडों को घोंसले से गिरा दिया, इस तरह अंडे बर्बाद हो गए। कि इसमें प्रश्न 4 में क्या बताया है कि पाठ के आधार पर बताओ कि अंडे गंदे क्यों हुए और उन अंडों का क्या हुआ। कि अंडे इसलिए गंदे हो गए क्योंकि चिड़िया ने उन्हें नहीं सेया और रखवाली नहीं की और अंडों को घोंसले से नीचे गिरा दिया और अंडे बर्बाद हो गए। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 सही उत्तर क्या है। कि अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले क्योंकि हमें क्या करना है, सही उत्तर बताना है इसका। वे माँ की नींद नहीं तोड़ना चाहते थे और दूसरा है माँ नहीं चाहती थी कि वे चिड़ियों की देखभाल करें। तीसरा है माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमें। तो इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा कि अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमें। यह उत्तर इसका सही होगा। अब हम आगे चलें। प्रश्न नंबर 6 कि केशव और श्यामा ने चिड़िया और
अंडों की देखभाल के लिए किन 3 बातों का ध्यान रखा? केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए किन 3 बातों का ध्यान रखा? उत्तर है इसका, केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा। आराम के लिए कपड़ा बिछाया और धूप से बचाने के लिए टोकरी से ढक दिया। तीसरा पॉइंट है, पास में दाना और पानी की प्याली भी उन्होंने रखी। अब हम आगे चले प्रश्न नंबर 7। कॉर्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आई और उन्होंने चोरी चुपके जो कुछ कार्य किए, क्या वे उचित थे? तर्क सहित उत्तर लिखो। तो उत्तर है इसका, कॉर्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं और उन्होंने चोरी चुपके जो कुछ कार्य किए वे उचित नहीं थे, परंतु उनकी बाल सुलभ जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिए कोई नहीं था और उन्हें इस बात का भी ज्ञान नहीं था कि चिड़िया के अंडे को नहीं छूते। वह तो उसे सुख सुविधाएं देना चाहते थे जिससे उन्हें धूप न लगे। अगर उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया होता तो वह ऐसा नहीं करते। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। पाठ से मालूम करो कि माँ को हंसी क्यों आई। तुम्हारी समझ से माँ को क्या करना चाहिए था? इसका उत्तर यह है कि माँ को बच्चों की नादानी व अज्ञानता पर हंसी आ गई। माँ को बच्चों को अंडों के बारे में जानकारी देनी चाहिए थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आई? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? इसका उत्तर यह है कि माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में चिड़िया के अंडों के लिए टोकरी और दाना पानी रखने बाहर निकल आए। पिटाई के डर से माँ पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण नहीं बताया कि किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। अब हम आगे चले प्रश्न नंबर 10। प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? मैं इस कहानी में आई बचपन की नादानियों को देखते हुए इसका नाम बचपन की नादानियाँ रखना चाहूँगा। एक बार फिर देखें कि मैं इस कहानी में आई बचपन की नादानियों को देखते हुए इसका नाम बचपन की नादानियाँ रखना चाहूँगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। अनजाने में हुई गलती पर केशव को कई दिनों तक अफसोस होता रहा। दोबारा उससे कोई ऐसी गलती न हो, इसके लिए तुम उसे क्या सुझाव दे सकते हो? इसे लिखो। इस प्रश्न में क्या बताया है, क्या पूछा गया है कि अनजाने में हुई गलती पर केशव को कई दिनों तक अफसोस होता रहा। दोबारा उससे कोई ऐसी गलती न हो, इसके लिए तुम उसे क्या सुझाव दे सकते हो? इसे लिखो। इसका उत्तर यह है कि केशव से दोबारा ऐसी गलती न हो, इसके लिए मैं निम्नलिखित सुझाव देना चाहूँगा। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। अगर उन्हें कुछ करने से रोका जा रहा है तो उसके पीछे की वजह समझने का प्रयास करें। तीसरा है, अपनी नवीन योजनाओं की चर्चा अपने माता पिता शिक्षक से करें, वह उनकी राय जानने के प्रयास करें। इसमें क्या बताया गया है सुझाव के लिए कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें।
अगर उन्हें कुछ करने से रोका जा रहा है तो उसके पीछे की वजह समझने का प्रयास करें। अपनी नवीन योजनाओं की चर्चा अपने माता पिता शिक्षक से करें और वह उनकी राय जानने के प्रयास करें। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़, जगह या बात पर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसा किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या सवाल उठे। दोबारा कि केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़, जगह या बात पर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। प्रश्न नंबर 12 में क्या पूछा गया है, फिर देखें कि केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। और क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़, जगह या बात पर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। अब हम उत्तर पढ़ें कि जब मैं 5 साल का था, हम पहली बार हवाई जहाज़ से दिल्ली नानी से मिलने जाने वाले थे। तभी मुझे कौतूहल महसूस हुआ था और दूर आसमान में रोज़ देखने की चाह रहती थी और उसी हवाई जहाज़ से मैं सफ़र करने वाला था। और मेरे मन में कई प्रश्न उभरते थे, जैसे इतने छोटे हवाई जहाज़ में सब कैसे बैठेंगे, हम सुरक्षित पहुंचेंगे या नहीं, या हवाई जहाज़ को थोड़ी देर आसमान में रोककर बाहर निकलकर तारे देख सकते हैं क्या। कि इसमें क्या बताया कि मैं 5 साल का था और पहली बार हवाई जहाज़ से दिल्ली नानी से मिलने जाने वाला था। तभी मुझे कौतूहल महसूस हुआ कि दूर आसमान में रोज़ देखने की चाह रहती थी और उसी हवाई जहाज़ से मैं सफ़र करने वाला था। और मेरे मन में कई प्रश्न उभरने लगे, और जैसे इतने छोटे हवाई जहाज़ में सब कैसे बैठेंगे, हम सुरक्षित पहुंचेंगे या नहीं, और यह हवाई जहाज़ को थोड़ी देर आसमान में रोककर बाहर निकलकर तारे देख सकते हैं क्या। ये प्रश्न उसके मन में उठने लगे। अब हम आगे चलें। भाषा की बात कि श्यामा माँ से बोली, मैंने अब आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। और ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपके का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। तो एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं। तो इसमें ये देखो कि इसमें यह है कि एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे।
ले रहे थे, तभी उन्होंने देखा, उन्होंने आया और कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है और पास आकर उसने बात दयनीय स्वर में कहा, उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा कि मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। मैं और उन्होंने कि जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? तो इसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैं और मुझे उत्तम पुरुषवाचक होगा और मध्यम पुरुष में होगा आप। मध्यम पुरुष में आप का प्रयोग होगा। इधर है ये रहा आप। आपका तो इसमें आपका मध्यम पुरुष में आपका होगा, आप होगा और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में होगा उन्होंने। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में होगा उन्होंने। कि इसमें उत्तम पुरुष में तो होगा मैं और मुझे, मध्यम पुरुष में आप और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में होगा उन्होंने। अब हम आगे चले। तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। इसमें रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी, अंडा की विशेषताएं यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कि इसमें बच्चे की विशेषता क्या बताइए? तगड़े, मोटा ताज़ा, तगड़े का अर्थ है मोटा ताज़ा। और सब्जी की विशेषता क्या बताई जा रही है? वे गुण क्या विशेषता या गुण क्या बताए जा रहे हैं? मसालेदार। और अंडे की विशेषता क्या बताई जा रही है? बड़ा। तो इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तो तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। तो सुंदर, तो क्या बनाएंगे कि सुंदर माला, मतलब नेहा के गले में सुंदर माला थी। नेहा के गले में सुंदर माला थी। तो इसमें सुंदर किसकी विशेषता बताइए? माला की। माला कैसी है? सुंदर है। अब गुलाब की विशेषता क्या है? लाल गुलाब है। तो पूजा के लिए लाल गुलाब का हार बना दो। अब अगला है कि गरीब लड़की ठंड से कांप रही थी। लड़की ठंड से कांप रही थी। कि गरीब लड़की थी जो ठंड से कांप रही थी। अब है दयालु सेठ। सोहन की मदद एक दयालु सेठ ने की। सोहन की मदद किसने की? दयालु। तो सेठ की विशेषता क्या है? वह दयालु है। इसके ये गुण है। सेठ का गुण क्या है? दयालु होना। और लड़की को ठंड किसके कारण लग रही थी? कि वह गरीब थी, उसके पास कुछ नहीं था। और गुलाब की विशेषता या गुण क्या है? लाल। वो लाल है, लाल गुलाब है। और माला की विशेषता क्या है? वह सुंदर है। प्रश्न नंबर 15 नीचे कुछ प्रश्नवाचक वाक्य दिए गए हैं, उन्हें बिना प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में बदलो। तो यह है कि नीचे, दोबारा बोल रही हूँ मैं, कि नीचे कुछ प्रश्नवाचक वाक्य दिए गए हैं, उन्हें बिना प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में बदलो। जैसे पहला है अंडे कितने बड़े होंगे, और दूसरा है तो अंडे कितने बड़े होंगे, इसका हम लिखेंगे कि अंडे बड़े होंगे। अंडे बड़े होंगे। तो दूसरा है किस रंग के होंगे, तो हम क्या लिखेंगे कि उनका रंग बताओ। कितने होंगे, तो इसका हम लिखेंगे अंडों की संख्या बताओ। अगला है क्या खाते होंगे, तो हम इसके क्या लिखेंगे? उनका खाना बताओ। और पांचवा है उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, तो हम लिखेंगे पांचवा है कि उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे। पांचवा प्रश्न क्या है
कि उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि उनमें से बच्चे निकलेंगे। अगला है बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, मतलब पर का अर्थ है पंख। तो हम क्या लिखेंगे, बच्चों के पर निकलेंगे। घोंसला कैसा है, तो हम लिखेंगे घोंसला के विषय में, घोंसले के विषय में बताओ। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 कि केशव ने झुंझलाकर कहा, केशव ने झुंझलाकर कहा। केशव रेखांकित इसमें लाइन की हुई है कि केशव रोनी सूरत बनाकर के नीचे रेखांकित, बोले रेखांकित की हुई है। बोला केशव घबराकर उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। तो ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो कि ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे हुई। तो कर वाले शब्दों की क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। तो इसमें बताया है कि जो कर वाले शब्द जैसे झुंझलाकर, तो कहा क्या है, कहा क्रिया है, तो इसके आगे कर भी आता है। इसमें क्या होता है, कर वाले शब्दों की क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि वे अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। जैसे ये कर है, ये कहा है, कहा से पहले क्या है, ये कर। तो ये कहीं भी हो, कहीं भी लिखा हो, उसमें का क्रिया से पहले कर का प्रयोग होता है। जैसे सूरत बनाकर बोला, बोला क्या है, क्रिया है, और कर इसके ऊपर, इसके आगे आया है। उठा क्या है, क्रिया है, और कर इसके आगे आया है। कहा क्रिया है, इसके आगे करा है। गिड़गिड़ा कर कहा क्या है, कि ये क्रिया है और इसके आगे कर का प्रयोग हुआ है। तो अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का क्यों में प्रयोग करो। जैसे झुंझलाकर, तो इसमें पहला क्या है, झुंझलाकर, पहला है झुंझलाकर, दूसरा है बनाकर, तीसरा है घबराकर, और चौथा है टिकाकर, और पांचवा है गिड़गिड़ाकर। तब हम करें कि झुंझलाकर। अमर ने गुस्से में खिलौने झुंझलाकर फेंक दिए। इसमें क्या बताया है कि क्रिया विशेषणों का क्यों में प्रयोग करो। तो ये क्रिया विशेषण है, इसका क्यों में प्रयोग करना है। तो अमर ने गुस्से में झुंझलाकर खिलौने क्या किया, फेंक दिए। अब बनाकर, माँ ने मुझे मोतीचूर के लड्डू बनाकर दिए। घबराकर, राज अक्सर घबराकर झूठ बोल देता है। टिकाकर, लड़के ने अपने ठेले को दीवार से टिकाकर रख दिया। गिड़गिड़ाकर, मंदिर के एक भिखारी गिड़गिड़ाकर भीख मांग रहा था। कि अब हमने 5 क्रिया विशेषणों का क्यों में प्रयोग किया है। अब आगे चले कि नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। अब शुरू करते हैं। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया और 11 बज चुके थे। विराम चिन्ह अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। विराम का प्रयोग हुआ है। पंडित जी ने बुलाया, और यहाँ बुलाए के आगे योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। खोमचे वाले कहिए क्या दूँ, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। भूख लगी आई न, यहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अन्न जल, यहाँ भी विराम योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। छोड़ना साधुओं का काम है, यहाँ भी प्रयोग हुआ है। हमारा आपका नहीं। मोटे राम, यहाँ भी प्रयोग हुआ है। अभी क्या कह रहा है, क्या कहे,
यहाँ भी प्रयोग हुआ है क्या, क्या कहता है, तो यहाँ कहता है का आएगा यहाँ, कहता है। और यहाँ भी युवराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। यहाँ क्या किसी साधु से कम है, यहाँ भी प्रयोग हुआ है। चाहे तो महीने पड़े रहें और भूख न लगे, और तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपने को भी मुझे दे, देखूं तो वहाँ क्या रेंग रहा है और मुझे वह होता है। आज बस इतना ही, प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। धन्यवाद।